राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ इनके माध्यम से जो प्रोफेसर, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज विंग प्रोटान का तीसरा महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन और राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण सोहड़ा, इस तरह से आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। दिन भर ये कार्यक्रम चल रहा है 11 बजे से लगभग, और अभी सभी लोगों की बातें सुनने के बाद 4:53 हो गए हैं। मैं यहाँ आप लोगों के सामने कंक्लूडिंग स्पीच करने के लिए उपस्थित हूँ और इस अधिवेशन में जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वह है नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे अनुदानित शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठे, शिक्षण संस्था बंद करून SC, ST, OBC प्रवर्गातील प्राध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नोकरीपासून आणि बहुजन समाजाला शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवून दीर्घ गुलाम करण्याचे शासक वर्गाचे षड्यंत्र आहे, हे गंभीर विचारवंत। इस तरह का एक विषय है। दूसरा विषय है सुधारित नवीन कामगार कायद्यांचे कामगारांची सुरक्षा व भवितव्यावर होणारे गंभीर दुष्परिणाम, एक विश्लेषण। ये दूसरा लेबर लॉज अमेंडमेंट के संबंध में। तीसरा है प्राध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वर्तमान गंभीर समस्यांच्या अनुषंगाने RMB केस प्रोटान संघटनेची भूमिका। हा एक सत्राचा विषय झाले, 3 विषय आहेत। त्यानंतर दूसरा विषय भोजन अवकाशानंतर सरकारी, निमसरकारी व सार्वजनिक क्षेत्राचे आणि शिक्षणाचे खाजगीकरण, व्यापारीकरण, बाजारीकरण करण्याच्या धोरणाचे तसेच DCPS, NPS धोरणाचे SC, ST, OBC प्रवर्गातील कर्मचारी आणि बहुजन समाजाच्या भवितव्यावर होणारे गंभीर परिणाम चिंतन। कामगारांची ध्येय आणि उद्दिष्ट फक्त श्रमिक संघ स्थापन करणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही, तर कामगारांना शासक वर्ग बनविणे हे असले पाहिजे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ये बात उन्होंने मनमाड़ में कही थी, शायद 35-36 के दरम्यान। कामगारांच्या हितरक्षणासाठी सरकारवर नियंत्रण ठेवणे हे श्रमिक संघाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे, बाबा साहेब आम्बेडकर। तो इस तरह से ये कई विषय है और दिन भर आप लोग इन विषयों के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत सारी बातों के सबूतों के आधार पर उसके होने वाले परिणामों के बारे में आपको विस्तार से समझाया गया कि इसके ये परिणाम हो रहे हैं, होने वाले हैं। इसके बावजूद भी बहुसंख्यांक जो लोग हैं SC, ST, OBC, इनकी संख्या देश में 74.5% है और माइनॉरिटी को मिलाकर हम इसको कहते हैं 85%। तो इतने सारे हमारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के विरोध में ये कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र किया जा रहा है। इस बात को जानते हुए ये षड्यंत्र हो रहा है,
इसके बावजूद हो रहा है कि हर साल कम से कम 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं और सरकार बनाने वाली पार्टियों को जनादेश लेना होता है, जनता के पास जाना होता है, जनता का आदेश लेना होता है कि हम आगे भविष्य में सरकार चलाए या नहीं चलाए। 5 साल में केंद्र सरकार के लिए चुनाव होता है, विधानसभा में 36 स्टेट है, तो एवरेज 7 स्टेट आते हैं। 35 अगर स्टेट होते हैं तो एक साल में 7 राज्यों के चुनाव होना मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और जनता का आदेश लेना पड़ता है, उस जनता का जिसकी संख्या 85% है और जिसके विरोध में दिन भर आपने सुना साजिश हो रही है। उनका जनादेश लेने के लिए इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में इसके बावजूद भी उन्हीं लोगों को बहुमत मिलता है। अब मिलता है या नहीं मिलता है ये एक अलग इशू है, क्योंकि इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी होती है। एक मशीन को अगर हम चोर कहे, यानी एक मशीन चोरी करती है, अगर एक मशीन को अगर हम चोर कहे, क्योंकि चोरी करने वालों को चोरी कहना पड़ेगा, चोर कहे तो चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, मेरे अलावा कोई कह भी नहीं सकता। और इतना दुख हुआ मेरे ऐसा कहने से चुनाव आयोग के कमिश्नर को, इतना दुख हुआ कि उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह कंटेम्प्ट ऑफ चुनाव आयोग का अधिकार देने की मांग की लिखित रूप से। ये बात अलग है कि लॉ मिनिस्ट्री ने बीजेपी की होने के बावजूद भी ऐसी कोई अनुमति उनको नहीं दी, क्योंकि ये नहीं दिया जा सकता। मगर इससे पता चलता है कि जो मैं कह रहा हूं उससे उनको भारी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वो बहुत दुख होना चाहिए, इसीलिए तो मैं बोला था। अगर दुख नहीं होता तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता कि मेरा तीर निशाने पे साला क्यों नहीं लगा अभी तक। तो वोटों की चोरी होती है, चोरी के हमने सबूत इकट्ठा किए, सुप्रीम कोर्ट को दिए और केस लेकर मैं गया। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया और कहा कि हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन 2019 के चुनाव में लगाई जाएगी ताकि वोटों की चोरी रोकी जा सके। आप लोगों के खिलाफ बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जो हमारे लोगों ने आज आप लोगों को बहुत विस्तार से बताया। बहुत बड़े बड़े फैसले सारे लोगों को लिए जा रहे हैं और तब लिए जा रहे हैं जब उनको मालूम है कि हर साल लोगों का जनादेश लेना होगा। तो हम लोगों के विरोध में फैसला लेंगे तो लोग हमारे समर्थन में फैसला कैसा करेंगे, ये डर होना चाहिए हर सरकार को। हर सरकार को, लोकतंत्र तो है इसीलिए कि सरकार को डर होना चाहिए। कम से कम 5 साल में एक बार हमको जनता के पास जाना होगा
और जनता को फिर वोट मांगना होगा। अमर पट्टा या सत्ता हमेशा के लिए लिखकर हमारे पास नहीं है। ये व्यवस्था होने के बावजूद भी उनका हौसला इतना ज्यादा है, इसके बावजूद वो ऐसे फैसले कर रहे हैं हमारे लोगों के खिलाफ। तो हमारे काम में, हमारे कार्यों में जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें कुछ कमी जरूर है। हमने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी कि ये चोरी रोकी जाए। तो 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में निर्णय दिया कि हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। किसी अखबार ने खबर नहीं छापी। यानी ईवीएम मशीन का जो 8 अक्टूबर 2013 में निर्णय दिया उसकी भी खबर नहीं छापी, और पेपर ट्रेल मशीन लगाने का जो ऑर्डर मैंने लाया उसकी भी खबर नहीं छापी। तो ये सारे देश भर में खबर पहुंचाने के लिए मुझे ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकालनी पड़ी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और मैं आंध्र प्रदेश तक पहुंचा। केरला और तमिलनाडु बचा हुआ है क्योंकि उस समय फिर कोविड आ गया, और केरला और तमिलनाडु बचा हुआ है क्योंकि कन्याकुमारी केरला में नहीं है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये भी थोड़ा सा हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग यही मानकर चलते हैं कि सबसे नीचे तो केरला स्टेट है, मगर कन्याकुमारी जो है वो केरला में नहीं, कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में है। क्योंकि तमिलनाडु एकदम नीचे उसका है, कुछ हिस्सा जो है तमिलनाडु का एकदम समंदर को लगा हुआ है, कुछ हिस्सा जो है केरला का है। तो कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये 2 स्टेट अभी रहे हैं, और कोविड खत्म होने के बाद कन्याकुमारी तक भंडाफोड़ का जो कार्यक्रम है ये लेकर मैं जाऊंगा। मैं अभी इसको अधूरा छोड़ा हुआ है, पूरा करने के लिए जाऊंगा जरूर। मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने समस्याओं की चर्चा की, मैं समाधान के दिशा में कुछ बातें आप लोगों को बताऊं। केवल समस्याओं की चर्चा करने मात्र से समाधान तो नहीं होगा, समाधान के दिशा में हम लोगों को कुछ बातें आगे बढ़ानी होगी। चोरी करने की वजह से उन लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि हम इसके बावजूद भी चुनाव जीत सकते हैं, तो चोरी रोकनी पड़ेगी। तो पेपर ट्रेल मशीन जो केस में सुप्रीम कोर्ट लेकर गया, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। उसका ड्राफ्ट जो हमने तैयार किया, मेरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बार भी बहस नहीं करने दी, मेरे वकील को एक बार भी बहस नहीं करने दी, वकील को एक बार भी बोलने नहीं दिया। जो ड्राफ्ट हमने लिखा था एक बार भी नहीं बोलने दिया वकील को, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमारे फेवर में निर्णय दे दिया। आप अंदाजा लगा सकते हो, मैं खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। जज ने जब हमारा ड्राफ्ट पढ़ा तो उसको लगा सारे वकील को बोलने की जरूरत ही नहीं, सारा कुछ एक बार अगर कोई पढ़ ले एक बार ही पढ़ ले, है बराबर। और जिस वकील को हमने लगाया, सीनियर काउंसिल था, तो उसने मुझे पूछा कि ये ड्राफ्ट किसने लिखा, कि हमने लिखा। कहा वकालत कितनी पढ़े हो, कहा कुछ भी नहीं पढ़े हो, ये कैसे हो सकता है ऐसा लिखा। हमने कहा अगर किसी दूसरे वकील के द्वारा लिखवाया गया होगा तो फिर आपको हमने वकील क्यों बनाया, उसी को बना लेता जिसने ड्राफ्ट तैयार किया।
तो अब तो आपके समझ में आया कि आपको वकील क्यों लगाया, क्योंकि हमने लिखा, हमारे पास डिग्री नहीं है, नहीं तो हम ही खड़े हो जाते सुप्रीम कोर्ट में। तो तब उसको समझ में आया क्या लिखा इन्होंने लिखा होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बगैर बहस के वकील के जब जजमेंट हमारे फेवर में दिया तो वकील ने मुझे कहा कि आप हमारा जूनियर बनना पसंद करेंगे, 2 लाख रुपए मैं ना दूंगा। मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ के आया हूं भाई, ये काम कर रहा हूं आंदोलन, तुम दोबारा नौकरी करने के लिए कह रहे हो। मैं अपने समाज के लोगों को शासक वर्ग बनाना चाहता हूं, इसलिए नौकरी में था, नौकरी छोड़ के आया हूं, तुम दोबारा नौकरी करने के लिए कह रहे हो। इसके लिए तो हमने नौकरी नहीं छोड़ी। ये दिमाग जो है अब वो उस काम के लिए लगा हुआ है जो हमारे समाज को शासक वर्ग बनाना है, तो आजादी हासिल करवानी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो जो ड्राफ्ट है सुप्रीम कोर्ट के जज ने बगैर किसी बहस के हमारे फेवर में निर्णय दिया। इतना क्लियर था, इतना सारे सबूत, एक तो ड्राफ्ट था और उसके सप्लीमेंट में सारे सबूत हमने ऐसे जोड़े थे, नथी किए थे। और मुझे वो केस जीतने के बाद जानते हो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में केस जीतना बहुत आसान काम है, ऐसा उस दिन से मुझे लग रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि जज जो है अगर सही तरीके से ड्राफ्ट ना किया तो वो वकील के मुंह पर फेंक के मार देता, ये फेंक देता है, इसे ड्राफ्ट जो है फेंक देता है। मगर अभी तजर्बा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए। दूसरा जो चीफ जस्टिस है वो अभी रिटायर्ड हो गया, और जिसने राम मंदिर पर फैसला दिया, जिसने दोबारा ईवीएम मशीन में फैसला दिया, उसने ईवीएम मशीन पर 4 जजमेंट दिए, उसमें से 3 जजमेंट मेरे फेवर में है, डॉक्यूमेंट्री है। जब तीसरा जजमेंट मेरे फेवर में आया तो आरएसएस का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वो हियरिंग सुन रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत भागते दौड़ते बाहर चला गया। हमारे वकील ने उसको रोकने की कोशिश की, कॉफ़ी पीने का ऑफर भी दिया, मगर वो रुका नहीं, गया, क्योंकि उसको जल्दी रिपोर्ट करना था कि इस केस में फाइनल जजमेंट होने तक 30 फैसले आए हैं, तीनों वामन मेश्राम के फेवर में है, तो इसका मतलब है चौथा निर्णय उसी के फेवर में आना है, तय है। एक महिला को खड़ा किया गया चीफ जस्टिस के विरोध में चरित्र हनन का आरोप करने के लिए, और वो आरोप हुआ, उसके विरोध में 7 जजों का बेंच बैठा, उसने चीफ जस्टिस को निर्दोष छोड़ दिया। उसके बाद जो जज 3 जजमेंट मेरे फेवर में दिया था, वो निर्णय चौथा जजमेंट हमारे विरोध में। और हैरान करने वाली बात, एक लाइन का जजमेंट लिखा, एक लाइन का, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। चीफ जस्टिस को बहुत लोग बुद्धिमान मानते हैं, और वो जजमेंट विदाउट एनी जस्टिफिकेशन लिख रहा है, तो उसको मैं गधा कह सकता हूं। चीफ जस्टिस को, ऐसे जस्टिस को जो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन जजमेंट लिख रहा है, और किसी जज को विदाउट एनी जस्टिफिकेशन जजमेंट लिखने का अधिकार भारत के संविधान ने नहीं दिया है। इसलिए कह रहा हूं इतनी बड़ी बात, और वो मेरे पास लिखित है, इसीलिए भी कह रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है।
तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं, एविडेंस के आधार पर कह रहा हूं कि जब आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है जजमेंट देने का, इसका मतलब है किसी बाह्य दबाव में आप फैसला कर रहे हैं। आप जो जजमेंट दे रहे हैं उसके समर्थन में आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब आप किसी बाह्य दबाव में जजमेंट दे रहे हैं। और ऐसा हुआ, और फिर बीजेपी ने उस जज को राज्यसभा का मेंबर भी बनाया। उस जज को 7 जज के बेंच ने निर्दोष छोड़ दिया। बाद में उस 7 जज के बेंच ने आरोप लगाने वाली महिलाओं के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठाई, जस्टिस पटनायक की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे। जस्टिस पटनायक ने उस महिला को भी निर्दोष छोड़ दिया। दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में आरोप करने वाला भी निर्दोष और आरोपी भी निर्दोष, ऐसा तो साला जजमेंट के इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा। दोनों में से एक आदमी को जरूर सजा होती है, मगर यहां हुआ। तो जरूर कहा जा सकता है दाल में कुछ काला है, मगर यहां तो सारी की सारी दाल काली है। ये इसलिए आप लोगों को विस्तार से समझा रहा हूं क्योंकि जो लोग इस देश में लोकतंत्र के आधार पर हम लोगों का जनादेश ले रहे हैं, उसमें वोटों की चोरी कर रहे हैं ईवीएम मशीन के द्वारा। ये ध्यान रखना, बहुत खास बात बता रहा हूं। चोरी जो हो रही है वो ईवीएम मशीन में हो रही है। ईवीएम मशीन के अंदर जब आपका वोट जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है। यहां और एक कामले साहब कोल्हापुर के एक्सपर्ट है, डॉक्टर भानारकर। खैर, क्योंकि कोल्हापुर और कामले बोले तो ऐसा समीकरण हो जाता है। एक बार मैं कोल्हापुर में ट्रेनिंग लेने के लिए गया, वहाँ मेरी ट्रेनिंग में 43 लोग शामिल थे। 43 में 42 कामले थे और 43वां जो आदमी था वो दीक्षित था। मैंने उसको पूछा, जब 43 में 42 कामले है तो आप दीक्षित क्यों है? कहा कि मैं भी कामले ही था, मैंने दीक्षा लिया बौद्ध धर्म की, इसलिए मैं दीक्षित हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा अब कोल्हापुर के हैं तो कामले ही होंगे। कोई महाराष्ट्र का भूमिपुत्र हो या ना हो, मगर कामले भूमिपुत्र है, गारंटी से कहा जा सकता है। तो जो बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि जो लोग वोटों की चोरी ईवीएम मशीन में करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, फिजिकल रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। क्योंकि फिजिकल रिकॉर्ड में मान लो कि आपने पंजा का ठप्पा लगाया तो 6 महीने तक वो पंजा दिखाई देता है, हाथी दिखाई देता है, साइकिल दिखाई देता है, घड़ियाल दिखाई देता है। आप फिजिकल वेरिफिकेशन 6 महीने तक उसका दोबारा कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का फिजिकल एविडेंस नहीं होता है, इसलिए वो रिकॉर्ड दूसरे आदमी के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं आप लोगों को, वो कोई किसी ने भी नहीं बताया आज तक ये बात। एक फिजिकल रिकॉर्ड है, होता है जो बैलेट पेपर में होता था, और ईवीएम मशीन में घोटाला क्यों होता है उसका सबसे पहले नंबर का कारण है उसका रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और वो ट्रांसफरेबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, फिजिकल रिकॉर्ड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर मान लो इसके ऊपर पंजे का स्टैंप लगा है, घड़ियाल का स्टैंप लगा है, हाथी का स्टैंप लगा है, तो वो आखिरी तक हाथी का ही रहेगा या घड़ियाल का ही रहेगा।
ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए जो केस हमने जीता वो पेपर ट्रेल मशीन का था। ईवीएम मशीन घोटाला कर रहा है, पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ेगा। यही जजमेंट 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ईवीएम घोटाला करती है, पेपर ट्रेल अगर ईवीएम ने घोटाला किया तो पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ेगी। पेपर ट्रेल का जजमेंट लिखने के पीछे जजेस का तर्क यही था और तथ्य भी यही है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में अगर वो वोट का, ट्रांसफरेबल वोट का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो गया तो पेपर ट्रेल मशीन में जो ठप्पा लगा हुआ है वो तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब रिकाउंटिंग होगा तो ईवीएम का घोटाला पेपर ट्रेल में पकड़ा जाएगा। ये था बेसिक बुनियादी सिद्धांत। ये केस हमने जीता। जो बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कोई सामान्य बात नहीं है। सामान्य बात को हमने नहीं जीता था और मेरी वजह से लगभग 15 लाख वोटर मशीन ईवीएम के पेपर ट्रेल मशीन लगी हमारे केस की वजह से। किसी ने कोई खबर नहीं छापी। जो नेशनल पेपर है, नेशनल प्रेस है, जो खुद ही अपने को नेशनल प्रेस कहता है, राष्ट्रीय माध्यम कहता है, मैं उसे एंटी नेशनल कहता हूं। वो नेशनल की भी खबर नहीं छापता, वामन मेश्राम की एंटी नेशनल कहता हूं वो भी नहीं छापता, दोनों नहीं छापता। तो ये हमने चुना, ये हमने जीता 24 अप्रैल 2017 में। उसके बाद 19 को चुनाव है ना, तो फरवरी 2019 को बीजेपी सेंटर में है। उन्होंने कांग्रेस को कहा देखो वामन मेश्राम ने अड़ंगा लगा दिया है, अब 2019 का चुनाव घोटाला करके हम जीत नहीं सकते, मगर आपके साथ हमारा गुप्त समझौता हुआ है कि 2 बार 2004-2009 में आपने घोटाला किया, तो आपने हमको कहा कि चुप रहो, इसके बदले में 2 बार आप घोटाला कर लो। तो 2014 का कोटा तो हमारा पूरा हुआ, एक 2019 का कोटा बाकी है और वामन मेश्राम ने 17 में टांग अड़ा दिया। अब ये होगा नहीं। अब ये जिम्मेदारी, समझौता पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, तो कांग्रेस फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट गई मिलान का केस लेकर कि 50% मिलान करा दो। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 100% रिकाउंटिंग होगा, अरे वो 100% कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, तुम 50% मिलान की बात कर रहे हो, पहले से ही 100% का ऑर्डर दिया। जब पहले से 100% का ऑर्डर है तो तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? चोरी पकड़ने का 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर अवेलेबल है, तुम 50% मिलान की मांग क्यों कर रहे हो? 50% मिलान की मांग की, बीच में वो औरत ने उस चीफ जस्टिस पर आरोप लगाया और उसके बाद 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मिलान करने का निर्णय दिया कि 1%, 50% में मांगा, 1% का ऑर्डर दिया उस जज ने जिस पर उस महिला ने चरित्रहनन का आरोप लगाया था। और वो सारा सीक्रेट जो डाटा चीफ जस्टिस का और उस महिला का डाटा पेगासस जो स्पाईवेयर था उसके द्वारा इकट्ठा किया गया। ये नई जानकारी मेरे पास में, उस समय मेरे पास नहीं थी।
और उसके आधार पर वो ब्लैकमेल किया गया। तो इस तरह से वो मिलान का निर्णय हुआ। मिलान का निर्णय होने के बाद भी जब काउंटिंग हुई तो कांग्रेस 2 बजे के बाद सारे देश के काउंटिंग सेंटर से गायब हो गई। जिसको मिलान करने की मांग किया और जिन्होंने 1% मिलान करने का ऑर्डर दिया, अरे 1% के लिए तो हाजिर रहते हैं, 1% के लिए भी कांग्रेस हाजिर नहीं रही, मिलान करने के लिए गायब हो गई, खत्म हो। तो हमने अधिकारियों को अपने सोर्सेस से पूछा कि जब कांग्रेस हाजिर ही नहीं थी तो ये मिलान करने वाला जो कार्यक्रम है, ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेटरी आदेश है, ये अमल में चुनाव आयोग ने कैसे किया? कहा कि हम अधिकारियों ने चुनाव आयोग को ही पूछा कि तो कांग्रेस हाजिर नहीं, क्या करें? तो चुनाव आयोग ने कहा अधिकारी बैठो और मिलान कर लो। तो हमने मिलान करके डाटा सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया कि मामला ये पूरा हो गया। भाई कागज में ही ना पूरा करना है, कागज भेज दिया। ये जानकारी भी हमें मिली क्योंकि हम लोग वामसेप चलाते हैं तो हमारे सीआईडी वाले हर जगह फैले हुए हैं। केवल सरकार का ही सीआईडी विभाग है ऐसा नहीं है, हमारा भी साला सीआईडी वामसेप तो कर्मचारी लोगों का है ना, हर जगह है, हमारे लोग भी है। तो हमें जानकारी मिली और इस तरह से इसके बावजूद भी, ऐसा करने के बावजूद भी 4 महीने तक चुनाव आयोग चुनाव के रिजल्ट का आंकड़ा केवल प्रोविजन बता रहा, प्रोविजनल। 2 महीने का अधिकार है चुनाव आयोग के पास। 2 महीने के बाद डाटा कंफर्म घोषित करना पड़ता है, ऑथेंटिकेट डाटा घोषित करना पड़ता है। 4 महीने तक डाटा ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, केवल प्रोविजनल डाटा देते रहे और बाद में उनका संकट इतना बढ़ गया कि सारा डाटा जो है ईवीएम मशीन के साथ जो मशीन लगाई गई पेपर ट्रेल, उसका डाटा कम से कम 6 महीने रखना पड़ता था, 4 महीने में ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डिस्ट्रॉय का भी सबूत हमारे पास है। अब बदमाश से लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा भाई, बदमाश के पीछे पड़ना पड़ेगा। अगर वो भाग रहा है तो कम से कम लंगोटी तो पकड़ना ही पड़ेगा उसकी। भागते भुगते की सारी लंगोटी जितना पकड़ में आता है उतना पकड़ना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट अभी ओपन नहीं हो रहा है, मेरा केस अभी है 19 का केस मैं अभी लेकर जाने वाला हूं, राह देख रहा हूं कि कब ओपन होगा, क्योंकि मैं आमने सामने बहस करना चाहता हूं। वर्चुअल साले दिखाई नहीं देते सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। वर्चुअल में वकील इधर है, जज जो है वर्चुअल हो रहा है। तो कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हुआ है, हाई कोर्ट कई ओपन हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हुआ है। कोविड का उन्होंने, अब दिल्ली में एक भी आदमी मर नहीं रहा है मगर ओपन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ओपन हुआ नहीं है। तो मैं राह देख रहा हूं, मेरी पुरानी केस अभी पेंडिंग है और 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है वो केस भी मैं सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने वाला हूं। एक तो लड़ाई देखो, अगर आप में से कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट गया तो कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं होगा। वामन मेश्राम गया तो थोड़ा ये कान जो ऐसे हो जाते हैं। फर्क है, कौन आदमी क्या कर रहा है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो इस तरह से मैं उसके पीछे लगा हुआ हूं और ये संवैधानिक तरीका है भाई। संविधान ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार आपको दिया हुआ है, ये संवैधानिक अधिकार है। हम संविधान के बाहर में जा नहीं रहे हैं। मगर जजेस को मालूम है ये वामन मेश्राम नहीं है,
ये नेशनल प्रेसिडेंट वामन मेश्राम, जिसने 2 बार भारत बंद किया, तो उसके पास केवल जुडिशरी ने फैसला दिया, उसी के ऊपर वो निर्भर नहीं है, वो सड़कों पर निपटने वाला भी कार्यक्रम चलाता है। निपटना समझते हो ना? है? समझना पड़ेगा, अगर समझ में नहीं आता है तो। निपटना देसी शब्द है ये, निपटना, क्योंकि आपकी बहुत सारी समस्याओं को ये बदमाश लोग जो आपके खिलाफ फैसला कर रहे हैं ना, तो वो विधानसभा में कर रहे हैं, सड़कों पर तो हम हैं, तो वहां हम लोग उनको निपट सकते हैं और निपटना होगा आने वाले समय में। तो जो बात मैं आप लोगों को सबूतों के साथ बता रहा हूं, इस तरीके से ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया और इसके द्वारा धोखाधड़ी हुई। और 8 अप्रैल को जब निर्णय आया तो रात में 21 पार्टी के नेताओं की मीटिंग हुई। निर्णय हुआ कि 23 मई को शाम को 5 बजे के बाद सारे देश के जिला मुख्यालय पर और तहसील मुख्यालय पर चुनाव रिजल्ट के विरोध में प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये निर्णय हुआ, क्योंकि उस गुप्त मीटिंग में मेरा वकील था। उसने मुझे बताया। आपको याद होगा 23 तारीख को शाम को, ये रिजल्ट आने के बाद शाम को 5-6 बजे के बाद ये प्रोटेस्ट शुरू होने वाला था। 23 मार्च को राहुल गांधी 4:30 बजे टीवी पर आए। एक भी सीट का रिजल्ट नहीं लगा था। बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती थी। रुझान चल रहे थे, रुझान। तो राहुल गांधी टीवी पर आए और उन्होंने बयान दिया, मोदी जी आपको कांग्रेचुलेशन, आपने चुनाव जीत लिया। अरे एक भी रिजल्ट नहीं आया भाई। और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को इस काम के लिए कांग्रेचुलेशन दिया कि हाँ। क्यों ऐसा किया? क्योंकि कांग्रेस भी उस मीटिंग में पार्टी थी, उनको मालूम था कि प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है। जब राहुल गांधी ने टीवी पे आकर कहा तो जिस व्यक्ति के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की गई थी, उस व्यक्ति का नाम था एक्स चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश। उसने कहा कि कांग्रेस ने पीठ में खंजर फुकरने का काम किया। जब कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी है, मेरी तो आंध्रा के लेवल की है, मैं तो सारे देश भर में प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। अगर कांग्रेस विड्रॉ कर ले, अगर कांग्रेस विड्रॉ कर ले तो देश भर प्रोटेस्ट हम कैसे करेंगे? हम तो रीजनल पार्टी के लोग हैं, दोनों मिलके अगर हम प्रोटेस्ट करते तो नेशनल लेवल का प्रोटेस्ट होता, और ईवीएम के विरोध में नेशनल लेवल का प्रोटेस्ट होता तो जनता को ईवीएम के विरोध में प्रोटेस्ट करने के लिए नेतृत्व मिलता। नेतृत्व मिलता तो देश में हिंसा होती, ऐसा अनुमान केंद्र सरकार ने निकाला। और 22 तारीख को, 23 को रिजल्ट आने वाला था, 22 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सर्कुलर इश्यू किया ऑल इंडिया का कि देशव्यापी हिंसा हो सकती है चुनाव के रिजल्ट के बाद। ऐसा है वो सर्कुलर में। इसलिए सारे देश के पुलिस को सतर्क किया जाता है। और नागपुर के हमारे बामसेव कार्यालय में पुलिस घुस गए। हम अकेले, वो बहुत सारे लोग थे, मगर पुलिस नागपुर की हमारे ऑफिस में घुस गई। टेलीफोन आया कि पुलिस के लोग घुस गए ऑफिस में। मैंने कहा क्या बात है भाई? बाद में विश्लेषण करने के बाद पता चला कि वो प्रोटेस्ट जो होने वाला था, इसके लिए प्रोटेस्ट करने वालों को ऑफिस में ही अरेस्ट कर लिया जाए।
यानी कितनी सारी बातें हो रही हैं, कहीं पर भी कोई अखबार में कोई किसी प्रकार की कोई खबर है नहीं है। और इस तरह से ये बहुत बड़ा जो हिंसा हो सकती थी उसको रोका गया, और कांग्रेस ने इस तरह से 2 बार घोटाला करने का जो समझौता बीजेपी के साथ किया था वो पूरा किया। अब मेरा सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को मैं कई बार कहा, अब 2 बार आपने घोटाला किया, 2 बार उन्होंने किया, अब तो बंद कर दो भाई। अब हो गया, 2 बार उसने किया, 2 बार आपने किया, अब तो पूरा हो गया ना, कोर्स पूरा हो गया, अभी खत्म करो। तो इस तरह से ये भयंकर बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए उनको हौसला बढ़ता है, फैसले आपके विरोध में लेते हैं, फिर भी उनको गारंटी होती है हम ही जीतेंगे। ये वजह आपको ये बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये मामला कैसे चल रहा है। दूसरी बात, जो तमाम किस्म के लेबर लॉज है, किसान के विरोध में है, एजुकेशन के विरोध में, कोई तो बताओ, कोई एक काम बताओ जो इन लोगों ने, कोई हमारे लोगों के फेवर में काम किया हो। सारे के सारे जो बहुसंख्यांक समाज है उन लोगों के विरोध में सारे फैसले विरोध में। तो कोई काम ऐसा किया, काम बताकर वोट मांगने का है ही नहीं कुछ। तो परिस्थितियां जो है लगातार जटिल हो रही है, और इसलिए जितने भी मुद्दे आप लोगों ने उठाए, हम लोग आने वाले समय में संविधान के दायरे में रहकर हमने 3 रास्ते आइडेंटिफाई किए, उन 3 रास्तों को आधार बनाकर लड़ाई लड़ी जाएगी। नंबर 1 कि विधानसभा और लोकसभा तो ये इस तरीके से कैप्चर कर रहे हैं, तो वहां हमारा तो रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। ये जो अभी बताया आपको, तो हमारे पास तरीका क्या है? हमारे पास तरीका है कि इन बदमाशों को सड़कों पर निपटा जाए। 2 बार भारत बंद किया, 5 मार्च 2019 और 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में। तो पहला जो निर्णय हुआ उसमें तो 200 पॉइंट रोस्टर तो संविधान संशोधन करके लागू किया नरेंद्र मोदी ने। दूसरा जो है सीएए का, जब हमने भारत बंद किया उस दिन से, भारत बंद करने के दूसरे दिन से सीएए बोलना ही बंद कर दिया। सीएए सुन रहे हो? सुनने में आ रहा है कभी? डेली सीएए 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 अब बंद हो गया। विरोधी पार्टी के लोगों ने संसद में पूछा, शाह जी, अमित शाह जी, आपने सारे भारत भर में सीए लागू करने का ऐलान किया था, तो ये तैयारी कहां तक आ गई है? अमित शाह को बहुत शर्म लगी, साला जिस मुंह से मैंने सारे देश भर में लागू करने की बात कही थी उसी मुंह से अब कहूं तो क्या कहूं। तो उसने किशन रेड्डी को बुलाया जो राज्य मंत्री था, होम अफेयर्स का राज्य मंत्री था, कि भाई मैंने तो ये कह दिया, अभी मेरे पास तो कोई साला मुंह है नहीं कहने के लिए, अब तू ऐसा मेरी इज्जत बचा ले, तू बोल दे। किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड बोला। देख, ध्यान रखने का, हमारे बहुत सारे लोगों को ऑन द रिकॉर्ड क्या होता है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में जो चीज बोली जाती है उसका क्या अर्थ होता है। ऑन द रिकॉर्ड बोला क्या बोला? सवाल पूछा विरोधी पार्टी ने कि वो सीए लागू करने की तैयारी कहां तक आ गई। तो स्टेट राज्य मंत्री ने होम अफेयर्स के जवाब दिया, सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है, विचार ही नहीं किया। अपोजिशन पूछ रही है कहां तक तैयारी आ गई लागू करने की, तो सरकार ने जवाब दिया ऑन द रिकॉर्ड कि सरकार ने अभी तक कोई विचार ही नहीं किया। अगर सरकार विचार करेगी सीएए के ऊपर तो मैं भारत बंद दोबारा कर दूंगा। अब मेरे पास भारत बंद करने का कितना छोटा आसान तरीका आपको बताता हूं। मैं 15 मिनट का एक वीडियो बनाता हूं भारत बंद करने के बारे में, 15 मिनट का वीडियो बनाता हूं,
सोशल मीडिया में डाल देता हूँ, डालने के बाद सोने के लिए चला जाता हूँ। मैं सो जाता हूँ, सारे देश के लोग जाग जाते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं भारत बंद, क्योंकि 45 साल तक मैं सोया नहीं, तैयारी करता रहा लोगों की। अब 15 मिनट का वीडियो डालते ही सारे देश के लोग जो है वो तैयारी शुरू कर देते हैं और भारत बंद हो जाता है। तो अभी मुझे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं है, थोड़ा सा करने की जरूरत है, और वो सारा सिस्टम हमारे पास ही है। सोशल मीडिया के दूसरों वालों के पास भी जाना जरूरी नहीं, हमारे पास ही इतना बड़ा सिस्टम है। तो इसलिए हम लोग जो है अभी भारत बंद जो है ये 2 बार के अनुभव से जानते हो, अब हम लोग मास्टर हो गए भारत बंद के। आप लोग भी मास्टर हो अलग अलग विषय के, प्रोटान तो टीचर लोगों का ही ना मामला है, मैं भी मास्टर हूं भारत बंद का। और भारत बंद की वजह से कितने डरे हुए हैं लोग, मैं थोड़ा सबूत आप लोगों को देना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि कैसे डरे हुए हैं। केंद्र सरकार के इतिहास में आज तक 28 ओबीसी के मंत्री बनाते ही नहीं थे, ओबीसी के लोगों को बनाते ही नहीं थे। 28 ओबीसी के मिनिस्टर, पाटिल साहब 28, 12 शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर, 8 आदिवासी के मिनिस्टर, पर्टिकुलरली बोल रहा हूं ओबीसी, एससी एसटी, एससी एसटी ओबीसी। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है देखो, एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी, 24 घंटे ये शब्द कौन बोलता है भारत में? सोनिया गांधी बोलती है, राहुल गांधी बोलता है, अपोजिशन पार्टी बोलती है। वामन मेश्राम के अलावा एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी, वामन मेश्राम के अलावा कौन बोलता है? कोई भी नहीं बोलता, मैं ही बोलता हूं। तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने कहा कि ये एससी एसटी ओबीसी ही है भारत बंद करवा रहे, ये वामन मेश्राम के समर्थन में है। अब हम लोगों को अपने समर्थन में करना है, तो इनके मिनिस्टर बना दिए। अब मिनिस्टर बनाने के बाद में आमतौर पे क्या होता है, उसको कैबिन दी जाती है, बोलते अभी आप मिनिस्टर बन गए, अब अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए फैसले करो। दूसरे दिन नरेंद्र मोदी ने मिनिस्टर्स जितने बनाए उसकी मीटिंग ली, और मीटिंग में क्या कहा, अब आप लोग अपने अपने राज्य में चले जाओ, कैबिन में जाओ फैसला करो नहीं कहा, अपने अपने राज्यों में जाओ, जन आशीर्वाद लो। वो सारा आशीर्वाद जनता का वामन मेश्राम को मिल रहा है, तुम आशीर्वाद लो, नहीं तो अगले चुनाव में हम ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो मिनिस्टरों को काम करने के लिए कैबिन में बैठने का कहने के बजाय मिनिस्टरों को नरेंद्र मोदी ने कहा अपने अपने राज्यों में जाओ, जन आशीर्वाद लो। वो जन आशीर्वाद वामन मेश्राम को मिल रहा है भारत बंद के नाम पर। नहीं तो वामन मेश्राम अगले चुनाव में या उसके पहले हमारी पुंगी बजा देगा। पुंगी समझते हो ना, महाराष्ट्र का ही शब्द है। एक तो वो शिवसेना वाले जो है बॉम्बे में लुंगी कहते थे, लुंगी कहते थे ना, लुंगी वही वही। तो इस तरह से ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों को हमें सड़कों पर निपटना होगा। एक तो ये संवैधानिक रास्ता है, आर्टिकल 19 के तहत हम संविधान के दायरे में रहकर कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले फैसला सुनाया कि लोगों को, जनता को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। ये कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हो गया एक तरीका हमने संविधान के दायरे में ढूंढ के निकाला इन लोगों का बंदोबस्त करने के लिए। दूसरा तरीका है राजनीतिक हस्तक्षेप।
अब राजनीतिक हस्तक्षेप, हमारे लोगों की संख्या ज्यादा, हमारे लोगों के वोट ज्यादा, हमारे लोगों की संख्या ज्यादा, हमारे लोगों के वोट ज्यादा, तो हमारे लोगों को शऊर यानी जागृति कहां तक आ गई वोट के बारे में? हमारे लोगों की जागृति देखो कहां तक आ गई। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार है, यहां तक आ गई। हमारे लोगों की जो जागृति है वो वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार है। मगर बाबा साहब आम्बेडकर जब वोट का अधिकार संविधान सभा में पास किए, वापस आए तो सबसे ज्यादा खुश थे। तो पूछा कि आम्बेडकर आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि आज मैं रानी की नसबंदी करके आया हूं कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा, बेटा जरूर पैदा होगा मगर राजा नहीं होगा। और जिसको वोट का अधिकार दिया गया है अब उसको अधिकार होगा, ये वोट के अधिकार से वो लोग आने वाले समय में देश के शासक बनेंगे, राजा बनेंगे। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। मगर हमारे लोगों को वोट का अधिकार, वोट देने का अधिकार है, यहां तक समझ आ गई। यहां तक समझ अभी आई नहीं कि वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, शासक चुनने का अधिकार नहीं है। ये शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन हमारे लोगों के दिमाग में वोट का अधिकार शासक चुनने का नहीं, शासक बनने का अधिकार है, ये समझ आएगी, ये राजनीतिक हस्तक्षेप करने के बाद इसका उपयोग और प्रयोग किया जा सकता है। ये भी संवैधानिक है। हमने ये निर्णय लिया कि हम किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हुए बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप करने का काम करेंगे। राजनीति नहीं करेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप करने का काम करेंगे। तो अभी उत्तर प्रदेश में पहला प्रयोग कर रहे हैं। तो 31 पार्टी SC ST OBC के लोगों ने हमारे पास आकर कहा कि आप पर हमारा विश्वास है, यकीन है, आप नेतृत्व करें और इसका चुनाव में करें। 31 पार्टी के लोग हमारे पास आकर कहे, हम नहीं गए उनके पास, वो हमारे पास। गुड़ होगा तो मक्खी तो आएगी ना भाई, गुड़ ही नहीं होगा तो मक्खी कहां से आएगी? तो हमने 45 साल तक थोड़ा थोड़ा गुड़ इकट्ठा किया, अब भेली हो गई साली गुड़ की बहुत ज्यादा बड़ी, तो लोगों को दिखाई दे रही कि इधर तो गुड़ की भेली। तो इस तरह से उन्होंने हमारे नेतृत्व पर यकीन किया। तो हम राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए हमने कहा तुम्हारे किसी राजनीतिक दल के हम सदस्य नहीं रहेंगे, हम राजनीतिक हस्तक्षेप करने का काम करेंगे। तो अब अगर यूपी में विरोधी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, जिसकी 99% संभावना है, विरोधी पार्टी की अगर सरकार बनी यूपी में, तो हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। खास बात आपको बता, हमारे समर्थन के बगैर यूपी में विरोधी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। और अगर धीरे से कहूं, बनने नहीं देंगे। उसके लिए जो चाहे तजवीज करना पड़े। काशीराम जी कहा करते थे कि मैं बहुत बड़ा अवसरवादी हूं, अगर मुझे अवसर नहीं मिला तो मैं खुद अवसर पैदा करता हूं। इतना मैं अवसरवादी हूं। और मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि जो अवसर का उपयोग नहीं करता है वो गधा है। पता नहीं आप लोग मैनेजमेंट के सिद्धांत को जानते कि नहीं जानते। अगर आपको अवसर आया और आप अवसर का अवेल नहीं कर रहे हैं तो बोलते अरे गधा आदमी, आया हुआ अवसर छोड़ दिया। तो
अभी जो अवसर आया है इसका हम पूरी तरह से हमारे समाज के हक और हित में उपयोग और उपयोग करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे 2022 में। और 2024 में जो चुनाव होने वाला है वो वाया लखनऊ जाने वाला है। अगर बीजेपी चुनाव हार गई यूपी में तो हम लोग दिल्ली की सरकार में हस्तक्षेप करने लायक हो जाएंगे। यहां तक मामला पहुंचा दिया है। और आने वाले 10 साल में इस दिशा में बहुत कुछ हम लोग करेंगे और इसके सूत्र मैंने अपने ही हाथ में रखे हुए हैं, तो इसको करके दिखाएंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा। फिर अखबार वाले की इच्छा हो तो छापेंगे, ना हो तो भी छापेंगे। ये साला दूसरा संवैधानिक तरीका। क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप करने का अधिकार है, संविधान है, कोई गैर संवैधानिक बात कर नहीं रहे हम लोग। तीसरी बात, कुछ बड़े मामले सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। कुछ बड़े मामले सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे पूरे सबूतों के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, बहुत तरीके से जाएंगे। अब कुछ बातें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि प्रीमैच्योर डिक्लोर करने से कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कुछ बड़े मैटर्स लेकर जाएंगे और पूरे सबूतों के साथ लेकर जाएंगे और हस्तक्षेप करेंगे। जैसे सड़कों पर निपटने के लिए एजुकेशन पॉलिसी की बात आप लोगों ने यहां सुनी। तो केवल एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में जो भारत सरकार ने बनाई, केवल एक मुद्दे पर भारत बंद कर सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसी आपको बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि प्रोटान के लोग हो, आप लोगों को ये थोड़ा सा एक्शन हम क्या करने वाले हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी एक ही मुद्दे पर भारत बंद करेंगे, कोई दूसरा मुद्दा जोड़ेंगे नहीं। लेबर लॉज एक मुद्दा, लेबर लॉज पर ही भारत बंद कर देंगे, एक ही मुद्दा। और साल भर जो है सारे देश को इस मुद्दे पर तैयार करेंगे और फिर भारत बंद करेंगे। एजुकेशन पॉलिसी पर सारे देश भर में पहले जागरण करेंगे। जो बात आप कह रहे हैं, मैंने अभी हमारे साथियों को कहा कि ड्राफ्ट तैयार करो, लिखो, और भारत की सभी भाषाओं में लोगों तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी मेरी। आप लिखो, अंग्रेजी में लिखो और तमाम भाषाओं में भारत के ट्रांसलेट करना जिम्मेदारी हमारी। सभी भाषाओं में लोगों तक पहुंचाएंगे। और संगठन का जो नेटवर्क है 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैला हुआ है। और आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। 10 साल में 6 महीने में एक बार भारत बंद। अब बोले क्या कर रहे हैं भाई, 20 बार? हमारे पास कौन सा काम धंधा है, हम कौन से रोजगार पर है? हमारे पास कोई रोजगार नहीं, हमारे लोगों को साले तुम रोजगार दे नहीं रहे हो, तो हमको कुछ न कुछ काम तो करना पड़ेगा ना भाई। तो हम लोग भारत बंद करेंगे 10 साल में 20 बार। तो भारत में कोई आदमी नहीं बचेगा जिसको मालूम नहीं होगा, SC ST OBC माइनॉरिटी का, कि उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हर आदमी को मालूम होगा, क्योंकि अखबार वाले तो बताने वाले नहीं है, मीडिया वाले तो बताने वाले नहीं है, मगर हमारे भारत बंद से हर आदमी को मालूम होगा कि उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जब लोगों को मालूम हो जाएगा कि उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो हमारे आंदोलन से कोई आदमी दूर रहने वाला नहीं है। और जब वो जुड़ जाएगा तो फिर हम लोग सड़कों पर इनको निपटेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसी तरह से संविधान के दायरे में रहकर बड़े मामले लेकर जाएंगे। तो ये कार्यक्रम हमारे पास रेडी है। अभी हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी में चेंज लाया, चेंज क्या है? पहले मैं संगठन बनाने के लिए घूमता था, अब हमने संगठन बनाने के लिए घूमना बंद कर दिया। स्ट्रेटेजी में जो चेंज लाया है वो आपको बता रहा हूं, पब्लिकली बता रहा हूं। तो स्ट्रेटेजी पब्लिकली बताने वाली नहीं होती है, मगर अब बताने का समय आ गया है। बता रहा हूं कि अब हमने संगठन बनाने का काम बंद कर दिया है।
अभी हम लोग एक्शन मोड में हैं। अभी एक्शन से संगठन बनेगा, पहले जागरण से बनता था, अभी एक्शन से बनेगा। तो एक्शन मोड में है, और एक्शन छोटी मोटी नहीं करेंगे, भारत बंद की करेंगे, बड़ी एक्शन करेंगे। तो इस तरह से अभी 31 जनवरी को दोबारा भारत बंद होगा अगले साल, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो इस तरह से साथियों, ये बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले समय में मेरा ये यकीन है, मेरा पूरा विश्वास है, ये 10 साल 1848 से हमारे पुरखों ने आंदोलन शुरू किया ना हमारे आजादी का। गांधी जी तो पैदा भी नहीं हुए थे, हुए थे 1869 को पैदा हुए थे, जब हमारे आजादी का आंदोलन ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था 1848 को। तो गांधी जी पैदा हुए 1869 को। हमारे आजादी का आंदोलन जब शुरू हुआ उसके 21 साल बाद गांधी जी पैदा हुए। देखो तारीख देखो। तो हमारे पुरखों ने जब आंदोलन शुरू किया उस समय से, तो अब उन्होंने शुरू किया, किसी ने सेमीफाइनल किया, अब हमारे जिम्मेदारी पर आ गया है फाइनल करना। क्योंकि ये हम फाइनल करने के लायक अपने बल पर नहीं पहुंचे, ये 1848 से कोशिश चल रही है, हमारे अपने बलबूते पर हम यहां नहीं पहुंचे। 1848 से ये कोशिश चल रही है, और हमारे हिस्से में इसे फाइनल करने की जिम्मेदारी आई है। और परिस्थितियां इस तरीके से अनुकूल बनी हुई है कि हमारा दुश्मन हमारे लोगों के पिछवाड़े पर ज्यादा लात मार रहा है। हम कहते एक लात और मारो, हमारे लोगों के पिछवाड़े पे जितना लात मारोगे उतना ठीक रहेगा, क्योंकि फिर वामन में इस्लाम को ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। अब समझाते समझाते तो मैं थक गया हूं, इसलिए कह रहा हूं मोदी जी 2 लाता और मार। हम केवल हमारे लोगों को कहेंगे कि मोदी जी ने 2 लात और मारा, बस इतना ही कहेंगे। तो इसलिए हमारा काम आसान हो जाएगा, हो रहा है। तो इसलिए ये आंदोलन आने वाले समय में अब फाइनल फेज में करने की स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं। 10 साल में इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। तो देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, परिस्थितियां उस दिशा में आगे बढ़ रही है, और हमारे दुश्मनों को हमारे में से कुछ लोगों को मंत्री बनाना पड़ रहा है। वो उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं, मगर ये सारे संकेत इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारा आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चमचा एज जो किताब काशीराम जी ने लिखा, उसमें उन्होंने लिखित है, क्या लिखा? जब स्वाभिमानी, स्वावलंबी, स्वनिर्भर राष्ट्रव्यापी आंदोलन बहुत बढ़ जाएगा तो चमचों की, दलालों की, भड़वों की मांग बहुत बढ़ जाएगी। ये लिख के रखा है, बढ़ रही। आपको समझ में आए, जजमेंट बनाने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाए, इसलिए सबूत पेश कर रहा हूं कि दलालों, बड़वों और चमचों की मांग बढ़ गई है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा आंदोलन बहुत विशाल बढ़ चुका है। उसको काउंटर करने के लिए तो ऐसा हो रहा है। इसलिए आप लोगों को जो प्रोटान नाम का संगठन है, वो गांव स्तर पर काम करने वाले जो टीचर है उसका भी संगठन है, और गांव के लोगों को भी बड़े पैमाने पर आप लोग जागृत कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं, और इससे ये आंदोलन बहुत ज़्यादा विशाल होगा। प्रोटान को ये भी ध्यान रखना चाहिए, केवल छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना नहीं, सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दो तो बाकी सारी समस्याओं का समाधान करने का अधिकार आपके हाथ में आ जाएगा। अभी दूसरों को कहते हो समाधान करो, आपके ही हाथ में आ जाएगा समाधान करना। ऐसी स्थिति देश में पैदा होगी 10 साल में, इस हालत में हम लोग पहुंचा देंगे। इसके लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी।
इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर. यानंतर आपला बहुमत कार्यक्रम संपन्न होत आहे. धन्यवाद सर. आपण मागच्या 45 वर्षापासून आम्हाला जागवण्याचं काम करत आहात. परत एकदा आपले धन्यवाद. यानंतर ज्यांची आपण आतुरतेने वाट पाहत होता तो पुरस्कार सोहळा जो आहे तो पुरस्कार वितरण सोहळा आपण घेणार आहोत. मान्यवरांच्या हस्ते, मेश्राम साहेबांच्या हस्ते पुरस्कारार्थींना पुरस्कार मिळणार आहे.